बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम कक्षा 11 के अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन जो चैप्टर है उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि आप क्लास 10th में भी इसको पढ़ के आ रहे हैं और त्रिकोणमिति में बहुत बेसिक चीज़ें आपने कक्षा 10 में पढ़ी हैं, जिसमें आपने त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है और अनुपात के बाद में कुछ मानक कोणों के मान और 3 सर्वसमीकाएँ और उनका प्रयोग, इतना ही केवल आप कक्षा 10 में पढ़ के आ रहे हो। आज की क्लास में बच्चों हम त्रिकोणमिति में वो बेसिक तो पढ़ेंगे ही, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे जो 11th अर्थात इंटरमीडिएट में आपको मदद करेगा। आपको ये बताते चलें कि ये चैप्टर ऐसा है कि जो मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स में भी इसका प्रयोग ठीक ठाक स्तर पर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अंग्रेजी में इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं और ये होता क्या है उसको देखते हैं। थोड़ा ऊपर हो गया है, इसको नीचे देख लेते हैं फिर। त्रिकोणमितीय अनुपात TR क्या होता है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। लेकिन त्रिभुज में जब त्रिभुज का प्रकार आप पढ़ते हो तो त्रिभुज कुल मिला जुला करके 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं कोणों के आधार पर, और एक होता है जिसे हम कहते हैं भुजाओं के आधार पर। अब अगर आप देखें तो कोणों के आधार पर त्रिभुज, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज अगर आप देखें तो सबसे पहले होता है न्यून कोण त्रिभुज। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो एक होता है समकोण त्रिभुज, सब पढ़े होंगे आप। और फिर एक तीसरे नंबर पे आता है जिसको कहते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर अगर आप देखें तो भुजाओं के आधार पर आपका एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और एक तीसरा होता है जिसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुजों के प्रकार में अगर आप देखें तो त्रिभुज आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार से वर्गीकृत होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं कोणों के आधार पर, और एक वर्गीकरण त्रिभुजों का है जो भुजाओं के आधार पर होता है। अगर हम कहें कि कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसे ही भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और एक होता है समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज हो गए आपके कुल यहाँ पे 6। अब 6 प्रकार के जो त्रिभुज हैं, इनमें जो त्रिकोणमिति में हम खास तौर पे प्रयोग करते हैं वो उसमें से एक त्रिभुज है जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है और क्या त्रिकोणमिति से उसका संबंध है, एक बार देखते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, तो इसमें अगर कोई कोण मान लीजिए 90 डिग्री का है, जैसे मान लीजिए कोण B यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की जो परिभाषा है वो ये है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई एक अंतःकोण जो है वो अगर 90 डिग्री का है, समकोण है, शेष दोनों जो कोण बच रहे हैं वो अगर न्यून कोण हो तो हम ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज आपका हो गया ABC, जिसमें कोण भी हमारा क्या है 90 डिग्री है। 90 डिग्री को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग करते हैं। बात आती है कि सर समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति फलन से क्या लेना देना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या लेना देना है।
तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ से आ जाता है। तो समकोण त्रिभुज, मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज ABC है, तो इसमें 3 भुजाएं हैं। एक भुजा है AC, एक है आपका AB और एक है BC। नाम आप किसी प्रकार से ले सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। नाम आप BA भी कह सकते हो, CA भी कह सकते हो और CB भी कह सकते हो। नाम में बहुत कुछ आप नहीं, भुजा का नाम होना चाहिए बस। अब यहाँ पे इनकी एक खासियत है, अगर मान लीजिए हम कोण A पर खड़े हो जा रहे हैं, यहाँ पे खड़े हो जा रहे हैं और यहाँ से खड़े होकर के हम भुजाओं का नाम निर्धारित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो 90 डिग्री कोण आपका दिख रहा है ये आपका बन जाता है कर्ण, कर्ण बन जाता है। और यहाँ पे जो कोण A आपने लिया है, जिस कोण पर आप खड़े हो उसके ठीक सामने का जो कोण होगा, जो सामने की भुजा होगी, उसे हम बोलते हैं लंब। और यहाँ पे जो एक भुजा रह जाता है ये आपका हो जाता है आधार, आधार। तो अगर हम कोण A को लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारा AC है वो हो जा रहा है कर्ण, और जो हमारा BC है वो हो जा रहा है लंब, और जो हमारा AB है वो बन जा रहा है आधार। तो यहां तक बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप किसी तरह से यहां पे आके खड़े हो गए C पर, इसका मतलब क्या है कि अगर कोण C के आधार पर हमें भुजाओं का नाम बताना हो, तो कोण C पर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोण 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वो तो कर्ण होगा, लेकिन कोण C के सामने की जो भुजा है अब ये बन जाएगा लंब, और जो भुजा बच जाएगी उसे हम क्या कह देंगे, आधार। मतलब जब कोण C पे आप खड़े होंगे तो कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन C के सामने की जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी, और जो भुजा बच जाता है उसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो कोण C की स्थिति में अगर आप देखें तो AC हमारा हो गया कर्ण, BC अगर आप देखें BC तो BC हमारा क्या हो गया है, आधार, और AB हमारा क्या हो गया है, लंब हो गया है। तो हम एक चीज समझ गए हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसमें जो कर्ण भुजा है वो फिक्स होता है, वो नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम देखें तो लंब और आधार बदल जाते हैं, और इस आधार पर बदलेंगे कि कौन सा कोण हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर कोण A सेलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं लंब और आधार दूसरा, और जब C सेलेक्ट करते हैं तो कुछ और हो जाता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी कि त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो आपका जो वर्गीकरण है वो कोणों के आधार पर होता है, और एक वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर होता है। कोणों के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज होंगे, और अगर भुजाओं के आधार पर की बात करें तो यहाँ पे विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज होता है। थोड़ा सा ब्रीफ में इसको आसानी से समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो अगर मान लीजिए कोई न्यून कोण त्रिभुज है तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, चूंकि हमें इससे सिलेबस से नहीं लेना देना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जल्दी से इसका परिचय समझ लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कोण थीटा है तो वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो अगर कोई आपके पास त्रिभुज है और वो न्यून कोण है, तो न्यून कोण त्रिभुज में तीनों अंतःकोण अगर आप देखेंगे तो तीनों 0 और 90 डिग्री के बीच में ही होंगे। और एक चीज और आप जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है तो तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज पे थोड़ा हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, अभी और कर लेंगे। इसके बाद में अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या है कि कोई ऐसा त्रिभुज आपके सामने हो जिसका कोई एक अंतःकोण 90 डिग्री से अधिक हो। अगर 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम कोई एक कोण हो रहा है और शेष दोनों कोण न्यून कोण हो रहे हैं, तो हम ऐसे बंध आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। और कैसा त्रिभुज कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। कोई एक कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए और शेष दोनों न्यून कोण होने चाहिए, मतलब 0 और 90 के बीच में। इसके बाद भुजाओं के आधार पर है तो विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, समान नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई त्रिभुज आपके सामने ऐसा हो कि जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो, मतलब कोई 5 सेंटीमीटर, कोई 4 सेंटीमीटर, कोई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, या मतलब
तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उसे हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन इसमें एक शर्त है कि किन्हीं दो भुजाओं का जो योगफल है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ये फिक्स है। अगर मान लीजिए एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो एक भुजा 5 है, तो इसमें अगर आप 3, 4, 5 देखोगे तो कोई दो जोड़ोगे तो तीसरे से वो बड़ा आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इसके बाद में आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा समान हो जाए परस्पर आपस में, 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर, ऐसा अगर हो रहा है तो वो आपका हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज कि जिसमें तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हों, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजाएं अगर समान हैं तो हम उसे कह देते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अलग से देख रहे हैं। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, शेष दोनों कोण आपके अगर न्यून कोण हो तो हम ऐसी बंद आकृति को कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक खास बात आपने देखा कि कर्ण जो होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। बाकी जिस कोण को हम आधार बना करके निर्धारित करते हैं तो जिस कोण को हम लेंगे उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, बचा हुआ आधार। अगर ये सामने वाला, ये आपका कोण आपने मान लीजिए सी सेलेक्ट किया है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो किसी समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं वो उन भुजाओं के नाम हैं, और वो 3 भुजाएं हो गई। पहला आपका हो गया कर्ण, फिर हो गया लंब, फिर हो गया आधार। अब बात आती है कि लंब, आधार और कर्ण जो हम लोग लिख रहे हैं वो क्या है? तो लंब, कर्ण और आधार, इनमें एक संबंध बनाया जाता है और इस संबंध को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज को अगर आप ले रहे हैं तो जो डिफिनीशन है उसका प्रमेय का वो ये है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा, बड़ी वाली जो भुजा है उसका जो वर्ग होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए इन तीनों भुजाओं को आप देख रहे हो तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो कर्ण अगर बड़ा है तो इसका मतलब है बड़ी भुजा का वर्ग ये बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं। जैसे एक भुजा आपका लंब है उसका स्क्वायर और एक आधार है उसका स्क्वायर। तो आमतौर पर जो परिभाषा है समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का वो यह है कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर बड़ी भुजा का वर्ग किया जाए तो वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यहां तक अगर चीजें स्पष्ट हो गई हैं तो अब हम लोग बढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या है उसको समझने के लिए।